नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। आज हम लोग एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है एसएससी सीजीएल 4 वाला, उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। ठीक है, तो ये बताना है कि सही है कि नहीं। कथन है और कारण है। तो कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, और कारण दिया है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ठीक है ना। तो देखिए, कारण कथन तो ठीक है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, लेकिन कारण उसका ये नहीं है। ठीक है ना, ये हमको कारण ठीक नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, चलिए, पटना कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पटना कॉलेज की जो स्थापना की गई थी वो 1863 में की गई थी। ठीक है ना। चलिए, याद रखिएगा, 9 जनवरी 1863। ठीक। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन सा था। तो वो कौन सा शासक था जो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो वो शासक था हमारा शाह आलम द्वितीय। ठीक है ना, शाह आलम द्वितीय, याद रहेगा। चलिए, ये रहेगा आपका शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। उसी संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था या थे। ठीक है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की जब भी बात आएगी तो याद रखना है कि रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है वो भू राजस्व वसूली की एक प्रणाली थी। ठीक है ना। और अलेक्जेंडर रीड जो थे, ये पहले मद्रास में इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 में। ठीक है, टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। ठीक है ना। तो ये दोनों का नाम तो आपको दिख रहा है, टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, चलिए, पांचवा प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का मिलान कीजिए। ठीक है, तो देखिए, न्याय दर्शन किसका दिया हुआ है, बताइए। न्याय दर्शन किसने दिया है। मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। अच्छा, मोक्ष प्राप्त करने के तरीके, तो न्याय दर्शन में कैसा है मोक्ष प्राप्त करने के तरीके, तार्किक चिंतन है। ठीक है, ए का 4। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। बाकी आप मिला लीजिएगा। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करना। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। सांख्य दर्शन में आप वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, और एक बच गया वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान। ठीक है, चलिए, छठा नंबर प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। कौन सा चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो विद्याधर। विद्याधर जो था वो चंदेल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, कुछ सूत्रों से पता चलता है कि विद्याधर और महमूद के बीच किसी नदी के किनारे बहुत भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्याधर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। तो भारत में स्थित इसमें से दैमाबाद है, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में है, अहमदनगर जिले में। ठीक है, चलिए, आठवां प्रश्न देखिए। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य जो विशेषता थी वो भू राजस्व। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य को अलग अलग स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, जैसे भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर इत्यादि। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत था वो भू राजस्व कर था। ठीक है, जिसको वहाँ पे शिष्ट कहा जाता था। शिष्ट कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड में है। ठीक,
ये याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, जगोई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो परंपरागत रूप से डैश राज्य से संबंधित है। ये जो जगोई है ये संबंधित है मणिपुर से, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए और देख लीजिएगा कि जैसे ये जो आपका मिज़ोरम में कौन सा फेमस है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा फेमस है, ठीक है ना। 11वां प्रश्न देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो ये जो बंकिम चंद्र का उपन्यास है आनंद मठ, इसको प्रकाशित करने का जो वर्ष था वो 1882 था, ठीक है। बंगाली भाषा में लिखा हुआ था और सन्यासी विद्रोह के पृष्ठभूमि पर आधारित था, ठीक है। और ये जो उपन्यास है आनंद मठ, इसी में से हम लोगों को वंदे मातरम का जो गीत है वो यहीं से लिया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए 12वां प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने हेतु उत्तरदायी है, ठीक है। तो भारत में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने हेतु जो उत्तरदायी है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। यही नियंत्रण करता है मुद्रा आपूर्ति को। और ये कैसे करता है, ये अपनी मौद्रिक नीति रिलीज करता है, बनाता है, उसमें ब्याज दर, आरक्षित आवश्यकताएं और खुले बाजार परिचालन जैसे उपकरण शामिल होते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इन उपकरणों का उपयोग करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जो है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। IIIE ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है कि नई दिल्ली में, ठीक है ना। 5 जून 1980 को इसका स्थापना हुआ था। चलिए, अमृता शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो अमृता शेरगिल जो है वो किस क्षेत्र से थी बताइए। तो चित्रकारी से, ठीक है ना। और भी बहुत सारे चित्रकार फेमस है हमारे देश में, जैसे कि राजा रवि वर्मा, मकबूल फ़िदा हुसैन, ठीक है ना, नंदलाल बोस और आपके MF हुसैन, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। SSC के एग्ज़ाम में ऐसे स्टैटिक जीके से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था। तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोपेनहेगन सम्मेलन जो हुआ था वो 2009 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था, ठीक है। तो पहला जो यूरोपियन था जिसने श्रीमद् भगवद गीता को अंग्रेजी में जिसका अनुवाद किया था उसका नाम था चार्ल्स विलिकन्स, ठीक है, चार्ल्स विलिकन्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो आपको कनिंघम साहब जो दिख रहे हैं, तो ये जो है भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विलियम जोन्स जो आपको दिख रहे हैं वो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, इसको भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। सारगैसो किस महासागर से संबंधित है। तो सारगैसो जो संबंधित है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, ठीक है। और ये एक जल क्षेत्र है जो बहुत स्थित रहता है, शांत रहता है, स्थिर रहता है, और इसमें एक घास पाई जाती है प्लैंकटन, ठीक है ना। तो प्लैंकटन घास जो है मछलियों को बहुत पसंद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कहाँ पाई जाती है, सारगैसो क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, दुलहस्ती बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो दुलहस्ती बांध जो है वो चिनाब नदी पे स्थित है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी, चिनाब, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, ये आप ठीक कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन है उसमें चिनाब तो दिया नहीं है, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें एक परंपरागत अधिवास को कामपुंग के नाम से जाना जाता है। तो कामपुंग के नाम से जाना जाता है वो जो अधिवास है वो कहाँ का है, तो मलेशिया का है, ठीक है ना। और मलेशिया में मलय प्रायद्वीप पर, ठीक है, जो किंटा घाटी है वो टीन के लिए बहुत
बहुत फेमस है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मलेशिया से संबंधित प्रश्न है तो वहाँ एक किंटा घाटी है जो टीन के लिए बहुत फेमस है। और ये जो आपका प्रश्न है कि परंपरागत अधिवास कामपुंग कहलाता है, कहाँ का? तो मलेशिया का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो मलय परिमंडल, ठीक है ना। मलय परिमंडल जो है वो दक्षिण पूर्व परिमंडल एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित मलय परिमंडल नहीं है। बाकी जो पॉलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया है, मिलानेशिया है, ये लोग जो हैं प्रशांत महासागर के जितने भी पश्चिम क्षेत्र के द्वीप अवस्थित हैं उनको इन 3 भागों में बांटा गया है, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया, ठीक है। चलिए, किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा जगत का सदस्य जबकि राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है? ठीक है, तो ये माना जाता है किस आधार पे? केंद्रक की संरचना के आधार पे, ठीक है। केंद्रक की संरचना के आधार पर अमीबा को जो है प्रोटिस्टा और राइजोबियम को जो है मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। अमीबा और राइजोबियम दोनों एक कोशिकीय जीव ही हैं। अमीबा एक यूकैरियोटिक जीव है जिसमें कोशिका झिल्ली युक्त सुविकसित केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। राइजोबियम जो है एक प्रोकैरियोटिक जीवाणु है जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्रक की जगह इसमें सिर्फ डीएनए ही पाया जाता है, याद रखना है, रिवीजन करते चलना है। चलिए, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? 22वां नंबर प्रश्न देखिए। तो जीवों के विकास के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो कौन सा अनुक्रम सही है? तो सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, सैलामेंडर, अजगर और कजगारू, ठीक है ना। तो सबसे पहले विकास सैलामेंडर का हुआ है और क्योंकि वो उभयचर है, उसके बाद उभयचरों से सरीसृप का विकास हुआ है जैसे अजगर, और सरीसृपों से ही स्तनधारियों का विकास हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन है? तो श्वसन वर्णक जो है हमारे मानव शरीर में वो है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हमारा आरबीसी में मौजूद एक तरह का प्रोटीन है जो सभी अंगों को और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, और CO2 को शरीर के बाकी अंगों से ले जाके फेफड़ों तक पहुंचाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें डॉक्टरी थर्मामीटर का पारस 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, सही है। प्रयोगशाला तापमापी का पारस प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री होता है, ये भी ठीक है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? नहीं, ये गलत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सेंटेंस जो है वो असत्य है। मानव शरीर का ताप मापने के लिए हम लोग डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते हैं जिसका पारस जो होता है, परास जो होता है वो कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए, 25वां प्रश्न देखिए। किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब, कब कहलाते हैं? जब बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित दोलन कहलाते हैं जब बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है, ठीक है। चलिए, 26वां प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा ऑप्शन, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इसमें जो किसी विलयन में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, जो बी नंबर है वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी भी विलयन में विलयों के योग से जल विभव नहीं बढ़ता है। बाकी तीनों जो है ऑप्शन सही है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और जो गलत है, ये जल विभव जो बढ़ जाता है कह रहा है, तो ये गलत है, बल विभव नहीं बढ़ता है, ठीक है। चलिए, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, वह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो नेटल के जो पौधे होते हैं उसमें से जो अम्ल निकलता है वो
मेथेनोइक अम्ल निकलता है। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 28वां प्रश्न, प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है, यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो तो वह किनारे मुड़ जाती है, तब इस प्रभाव को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जब मुड़ जाती है तो उस प्रभाव को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो जब भी कोई अवरोध पड़ जाती है तो वहाँ से आंशिक रूप से जो मुड़ने की घटना है उसको प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। चलिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, ठीक है, क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण यानी कि बी नंबर हमारा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए 30वां प्रश्न देखिए, मिलान करना है। एक तरफ रोगवाहक है, दूसरी तरफ रोग है, तो इसमें से देखिए सबसे जो आपको आसान दिख रहा होगा वो कौन सा है? जैसे कि बालू मक्खी, ठीक है, तो बालू मक्खी जो है वो काला जार फैलाती है, ठीक है। और सीसी मक्खी जो है वो आपको ट्रिपेनोसोमा फैलाती है। क्यूलेक्स मच्छर जो है वो प्लेग फैलाता है, ठीक है। सॉरी, ये जो है ये क्यूलेक्स मच्छर जो है वो हाथी पाँव, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, हाथी पाँव, ठीक है। फिर से मैं कर देता हूँ, क्यूलेक्स मच्छर हाथी पाँव, बालू मक्खी कालाजार, और सीसी मक्खी जो है वो ट्रिपेनोसोमा, और पिस्सू जो है वो प्लेग, ठीक है ना। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है आप देख लीजिए। परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, और नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया। तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों जो कथन है वो हमारा दोनों कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है ना। दोनों स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था, ये भी ठीक है, ठीक है। चलिए 32वां नंबर प्रश्न देखिए, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो अल्फा कण के जो 2 धन आवेश होते हैं उनका द्रव्यमान लगभग, ठीक है, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, ठीक। चलिए 33वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं? आपको बताना है इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन कौन है, ठीक है। तो लोहे का चुंबकन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, और द्रव का संघनन ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। आप ईंधन का ज्वलन ये रासायनिक परिवर्तन है, और लोहे में जंग लेना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए मिलाना है आपको सही सुमेलित इसमें से कौन नहीं है। तो सूखी बर्फ़ हम लोग जानते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और सेविन जो है कीटनाशक है, ये भी ठीक है। टेफ्लॉन जो है वो फ्लोरीन युक्त बहुलक है, ये भी ठीक है। फ्लोरिन्स जो है वो फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, ये ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्लोरिन्स जो है वो ये कार्बन का अपरूप होता है, ठीक है ना। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही सुमेलित कौन नहीं है? फ्लोरेंस, मतलब डी नंबर। चलिए, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग किया जाता है? तो एमआरआई में जो उपयोग होता है वो आपको बताना है कि इसमें से किसका उपयोग करते हैं हम लोग एमआरआई में, ठीक है। तो एमआरआई में उपयोग करते हैं एक्स किरण की, याद रहेगा एक्स किरण, ठीक है। नहीं होता है पूछ रहा है ना? हाँ ठीक है, एक्स किरण का उपयोग एमआरआई में नहीं होता है, ठीक है। चलिए, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण क्या है? तो क्षारीय धातु जो है प्रबल अपचायक है, इसका कारण ये है कि इसकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो कम होती है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है।
तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की, त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत आसानी से ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। ठीक है ना। चलिए 37वां प्रश्न देखिए, व्यावसायिक मोटरों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो व्यावसायिक मोटरों में क्या होता है, इनमें विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल सही। इनमें कुंडली को गर्म लौह क्रोड पर लपेटा जाता है, बिल्कुल सही। इनकी शक्ति अधिक होती है, बिल्कुल सही। मतलब हो जाएगा इनमें से सभी तीनों कथन जो है वो सही हैं। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है। तो अस्थायी उत्तकों का समूह इसमें कौन है बताइए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनेकाइमा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, याद करते जाना है इसको। चलिए 39 पे आते हैं, 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वो ऑर्थोपोडा में पाया जाता है, याद रहेगा। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए 40वां प्रश्न देखिए, कोहनी एवं घुटने की संधि निम्न में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है। तो कोहनी और घुटने की जो है वो एक तरफ ही खुल पाती है, जिसको हिंज संधि बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हिंज संधि बोलते हैं। एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए, यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, तो 20 कंपन पूरा करता है तरंग 2.5 सेकंड में, तो आपको जो है पता होगा कि एफ कितना होता है 1/t। ठीक है, तो 20/2.5, तो कितना हो जाएगा 8। इसको आप कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा 8, ये हो जाएगा आपका। चलिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या अर्थ है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या है कि ऊर्जा का ना सृजन किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश। तो ये डी नंबर हो जाएगा। चलिए ध्वनि के चाल का विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम क्या है। तो ध्वनि के चाल अवरोही क्रम पूछ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम। तो सबसे ज़्यादा जो है वो ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। तो सी आंसर हो जाएगा। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई पे करता है, चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पे करता है और इसके तापमान पे ये भी करता है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, 45 नंबर देखिए, उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। तो वो अधातु जिसका गलनांक और क्वथनांक दोनों अधिक होता है, तो वो कौन सा है। तो हमारा हीरा है। ठीक है ना। चलिए बाकी गैलियम, सीजियम, ये सब तो आपको पता ही है कि धातु हैं। ठीक है ना। हीरा कैसा होता है, हीरा पारदर्शी रत्न है और कार्बन का बहुत प्योर फॉर्म है, शुद्ध रूप है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, भारत को 1991 में ऐसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा जिस निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा। ठीक है, तो उस समय हमारे ऊपर जो कर्ज था बाहर का वो बहुत ज़्यादा था, तो ज़्यादा कर्ज होगा तो संकट तो आना ही आना है। ठीक है ना। चलिए तो क्या हुआ कि उस संकट की वजह से जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, विदेशी मुद्रा जो भंडार होता है वो 15 दिनों के लिए भी आवश्यक जो हमको आयात करना चाहिए उसके लिए भुगतान करने के लिए उतना भी हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार का रिजर्व नहीं था। तो कीमत में बहुत वृद्धि हो गई और बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। तो सबसे संभावित जो प्रभाव होगा मुद्रा के अवमूल्यन का, निर्यात में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। अवमूल्यन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश का जो मुद्रा का जो मूल्य है वो जानबूझकर नीचे की तरफ उसका समायोजन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि बाकी देशों के मुद्रा की अपेक्षा आपका मुद्रा का जो वैल्यू है, आपके मुद्रा का जो वैल्यू है वो कम हो गया, तो इससे निर्यात में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं जब वोट बराबर हो जाए, तो लोकसभा अध्यक्ष भी अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए 49वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां नहीं हैं। तो इसमें जो प्राक्कलन समिति है वो
वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति भी वित्तीय समिति है, लोक उपक्रम समिति भी वित्तीय समिति है। तो इसमें जो डी आंसर होगा ये संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति, ये आपका वित्तीय समिति नहीं है। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष सहित संविधान सभा में 7 लोग थे। ठीक है। बाकी लोगों का नाम भी आपको याद होना चाहिए। जैसे एक थे आपके अध्यक्ष तो थे हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फिर मेंबर्स आप देखेंगे तो N. गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर, ठीक है, K.M. मुंशी, B.L. मित्र, D.P. खेतान और B.R. अम्बेडकर तो हमारे अध्यक्ष थे। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो B.L. मित्र थे उनकी मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पर N. माधव राव को लाया गया था, और D.P. खेतान की मृत्यु हो गई तो उनके स्थान पे V.T. कृष्णामाचारी को समिति का सदस्य बनाया गया था। चलिए याद रखिएगा, नोट करते चलिए आप लोग। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 162 जो आर्टिकल है उसमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। बाकी इसमें जैसे 163 है, इसमें क्या है 163 में आपको पता होना चाहिए, 166 में क्या है आपको पता होना चाहिए, तब जाके तैयारी आपकी मुकम्मल हो पाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसकी जो उद्देशिका है इसको हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। जैसे K.M. मुंशी थे, वो उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहते थे। ठीक है। सुभाष कश्यप कहते हैं कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ठीक। चलिए 53वां प्रश्न देखिए। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो ये जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। चलिए निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, देख लीजिए, संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपना सिर धारित नहीं करते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया सा प्रावधान है। ठीक है ना। ठीक है। तो इनकी नियुक्ति भले राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन उनके प्रसाद पर्यंत ये लोग नहीं हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका सही है। ठीक है ना। धारण नहीं करते हैं लिखा हुआ है, तो धारण नहीं करते हैं, सही बात लिखा हुआ है। और निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्षों की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से, तो ये गलत है ना, 62 नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 65। 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष, जो ज़्यादा होगा, जो पहले होगा उस समय अपना पद अपना वो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 55वां प्रश्न देखिए। 55वां देखिए। 55वां कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो समवर्ती सूची में आप जानते होंगे कि वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं? तो 52 विषय शामिल हैं। तो वन, बिजली और श्रम ये तो समवर्ती सूची में शामिल है, लेकिन प्रतिरक्षा जो है वो संघ सूची का विषय है। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? तो सबसे उच्चतम जो चोटी है इसकी, ये स्थित है उत्तरी भाग में। ठीक है। उसका नाम क्या है? सैडल पीक, याद रखिएगा। ठीक है। सैडल पीक। चलिए 57 में देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता है? तो कोयला जो होता है ना वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। कोई दिक्कत इसमें टीन पाया जाता है, तांबा, जिंक, शीशा, ये ध्यान रखना है। चलिए 58 देखिए। 58 नंबर जो प्रश्न है, मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकांश घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो मौसम वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। बाकी भी परत सब याद रखिएगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल।
ठीक है, क्षोभ मंडल सबसे नीचे है। ठीक है, तो मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं वो इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। दक्षिणी पूर्व एशिया का एकमात्र भू आबद्ध देश कौन है? तो लाओस जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आबद्ध देश है। और इसकी सीमा भी याद रख लीजिएगा, म्यांमार, चीन, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड के साथ इसकी सीमा बनती है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। 2023 की जो वन रिपोर्ट आई है उसमें भी मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात का स्थान आता है। हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा योग नीति की शुरुआत की गई है? तो योग नीति की शुरुआत की गई है उत्तराखंड के द्वारा। 21 जून 2025 से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए, इजराइल ईरान संघर्ष के कारण ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और निकासी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन सिंधु। याद होगा आप लोगों को, करंट का क्वेश्चन है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद से प्रभावित देश है वो बुर्किना फासो। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का नाम है जो हमारा दुष्ट पड़ोसी है। ठीक है, और भारत का स्थान कितना नंबर पे है? 14वें स्थान पे है। ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत 14वें पे है। ठीक है, चलिए 64वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? तो ये बना है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। भारत में अभी तक कुल 58 टाइगर रिजर्व हो गए और बाघों को उसमें संरक्षित करने का काम किया जाता है। 57वां जो टाइगर रिजर्व था वो रातापानी टाइगर रिजर्व था। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक टाइगर रिजर्व अगर कहीं पे है तो वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये भी याद रखना है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा वालिस रेखा किन दो स्थानों के बीच में स्थित है? तो वालिस रेखा जो स्थित है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने ब्लू घोस्ट नामक लैंडर को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा है? तो ये उतारा है फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। ठीक है, ये निजी कंपनी पहली बन गई है जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है और इसका जो लैंडर है उसका नाम है ब्लू घोस्ट। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत ने किन दो देशों के साथ मिलकर बौद्ध विरासतों को एकजुट करने के लिए बुद्ध त्रिराष्ट्र मोटरसाइकिल अभियान शुरुआत की है? तो ये किया है किसके साथ? नेपाल के साथ और श्रीलंका के साथ। ये हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, और इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से। ठीक है, चलिए 68वां नंबर प्रश्न देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 योजना शुरू की है? तो पीएम युवा 3.0 जो योजना शुरू की है वो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। और युवा 1.0 और 2.0 बहुत सफल रहा है। तो इसमें क्या करते हैं कि चुने हुए कुछ लेखक होते हैं, उनको एक राष्ट्रीय शिविर लगा के उसमें भाग लेने का मौका दिया जाता है, उनको अवसर प्राप्त होता है और आगे मंचों पर अपने प्रतिभा को प्रस्तुत करने का। चलिए, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो ये दिया गया है अनोरा को। ठीक है ना, ऑस्कर मिला है अनोरा को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो द ब्रूटलिस्ट है इसके जो अभिनेता हैं एड्रियन ब्रॉडी, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इनाम दिया गया है। हाल ही में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये याद रखना है, यामांडू ओरसी। ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो थीम था वो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, कहाँ मनाया गया था इसको? तो इसको मनाया गया था इस बार विशाखापट्टनम में, और शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। ठीक है, तो इस बार जो है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था विशाखापट्टनम में। मोदी जी भी वहाँ पे गए थे। 72वां प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली सभा का जो आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया 16 जून 2025 को। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका बिग कैट अलायंस है इसमें 7 बड़ी बिल्लियों को, ठीक है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा,
उनको संरक्षित करने का प्लान है। ठीक है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान बारबाडोस ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया? तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनको बारबाडोस में ये सम्मान मिला। ठीक है ना। चलिए याद रखना है, बारबाडोस में सम्मान मिला है मोदी जी को। ठीक है। कभी कभी ये सम्मान जो है ये भी पूछ सकता है, बारबाडोस ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से किसको सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी, याद रखना है। फीफा द्वारा हाल ही में महिलाओं के लिए भारत की पहली टैलेंट अकादमी का शुभारंभ कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है हैदराबाद में। ठीक है। ये भारत में पहली बार टैलेंट अकादमी का शुभारंभ किया गया है, जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का चौथा जो शेर प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा वो बिहार के राजगीर में बनाया जाएगा। ठीक है। और राजगीर में जू सफारी भी बनाया जाएगा, और वहाँ पे शेरों की संख्या 5 से बढ़कर 11 हो गई है। ठीक है। और इसके अलावा और भी 3 जगह उत्तर प्रदेश में इटावा में, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में, और फिर ये आपका ये हो गया राजगीर जू सफारी। ये ध्यान आपको रखना है। तो ये रहा दोस्तों, आपको सेट नंबर 3 भी मैंने आपको करा दिया। मुझे पूरी उम्मीद है इससे आपको मदद मिलेगी। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और मेहनत कर पाऊँ, और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।